हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संस्थागत नियोजन के बारे में। यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो क्या होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है नियोजन क्या होता है। ठीक है, तो नियोजन का साधारण अर्थ क्या होता है? किसी भी कार्य की योजना बनाना, वो क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। यानी कि कोई भी किसी कार्य को करने से पहले पूर्व में जो योजना हम निर्धारित करते हैं उसको बोलते हैं नियोजन। और नियोजन के लिए एक और भी शब्द प्रयुक्त किया जाता है, आयोजन। ठीक है, आयोजन और नियोजन ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो नियोजन का साधारण अर्थ है किसी कार्य की योजना बनाना। देखिए, जब हम किसी कार्य को पूर्ण गंभीरता से संपादित करना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके जो श्रेष्ठ परिणाम है उसकी अपेक्षा रखते हैं कि हमें अच्छे परिणाम मिले। तब हम इस बात की विधिवत व लिखित रूप में योजना बनाते हैं कि हम क्या कार्य करने जा रहे हैं, उक्त कार्य करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम अपने अपेक्षित कार्य को किस प्रकार से संपादित करेंगे, उक्त कार्य संपादन के लिए हमें किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी और इन संसाधनों की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे। ठीक है, कार्य संपादन में किस प्रकार की जो है बाधाएं वो आ सकती है, इन बाधाओं का निवारण कैसे होगा, कार्य संपादन के क्या परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कार्य संपादन के उपरांत भविष्य में किस प्रकार की योजना की आवश्यकता होगी। ये सभी जो प्रश्न है ना, इनका विस्तृत और लिखित उत्तर देने की जो प्रक्रिया है उसको हम नियोजन नाम से पुकारते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य करने से पहले जो ये ऊपर हमने प्रश्न देखे हैं इनका विस्तृत व लिखित उत्तर देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नियोजन। ठीक है, अब जो विभिन्न विद्वान हुए हैं उन्होंने नियोजन के बारे में कुछ परिभाषाएं दी है। जैसे मैसी ने क्या कहा, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधनकर्ता, ठीक है, यानी जो प्रबंधन करेगा, प्रबंधनकर्ता उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के बारे में सोचता है कि उसके पास जो संसाधन है उनके वैकल्पिक उपयोग के बारे में सोचता है। ठीक है, यह है मैसी की डेफिनेशन। तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए क्या आवश्यक है कि वह कार्य योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जाए। यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी जो है योजना बनाई जाए, योजनाबद्ध तरीके से उसको शुरू किया जाए। तो किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके सभी पहलुओं पर विस्तृत सोच विचार कर निर्णय लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। ठीक है, अच्छी योजना का निर्माण करने के बाद कार्य आरंभ करने पर उस कार्य के क्रियान्वयन में बाधाएं जो है वो बहुत कम आती है। इसी कारण प्रत्येक विद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संस्थाएं अपने सभी कार्यक्रम की पूर्व योजना जो है वो तैयार करते हैं। जो भी आपके शिक्षण संस्थाएं हैं, विद्यालय, वो पहले ही अपने कार्य करने से पहले पूर्व योजना बनाते हैं। कौन कौन सी योजनाएं बनाते हैं? जैसे शिक्षण कार्य के बारे में योजना, ठीक है, सहपाठ्य क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में योजना, समय सारणी बनाते हैं। ठीक है, विद्यालय के अंदर सिलेबस का समय अनुसार विभाजन करते हैं कि कितने समय में ये सिलेबस हमें कवर करना है। ठीक है, परीक्षा का आयोजन आदि से संबंधित योजनाएं कि कब जो है बच्चों की परीक्षाएं लेनी है। तो ये सभी योजनाएं, ठीक है, शैक्षिक संस्थान से संबंधित योजनाएं, ये क्या कहलाती हैं? शैक्षिक नियोजन। सभी विद्यालय अपनी इन योजनाओं के अनुसार विद्यालय का समस्त कार्य जो है वो संपन्न करते हैं। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले उस कार्य की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने पर उस कार्य की सफलता सुनिश्चित होती है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर की शैक्षिक योजनाएं बनाकर उनको क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक योजनाएं जो है वो बनाई जाती है और उनको क्रियान्वित किया जाता है। ये जो भी योजनाएं हैं ये स्कूल स्तर की योजना, संस्थागत नियोजन या विद्यालय योजना पर आधारित होती है। ठीक है, ये सभी योजनाएं यानी कि जो भी स्कूल स्तर की योजनाएं हैं ये संस्थागत नियोजन यानी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग या विद्यालय योजना पर आधारित होती हैं। शैक्षिक जगत में योजना निर्माण यानी कि प्लानिंग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग है ये। ठीक है, एक अपेक्षाकृत नवीन प्रयोग है जो 1966 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के बाद अमल में लाया जा रहा है। समुचित नियोजन के अभाव में पूर्व में जो है राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाएं असफल हुई है, क्योंकि उनमें समुचित नियोजन का प्रयोग नहीं किया गया। पहले पूर्व में योजना नहीं बनाई गई, इसलिए वो असफल रहे। इनकी असफलता का अन्य कारण क्या है? इनको ऊपर से थोपा जाना। ठीक है, इन शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में जमीनी स्तर, स्थानीय स्तर के शिक्षा क्षेत्र से संबंधित लोगों के योगदान का अभाव होना था। ठीक है, इसलिए ये असफल हो गई। विकेंद्रित शैक्षिक नियोजन। विकेंद्रित शैक्षिक नियोजन क्या होता है? विकेंद्रित का मतलब है कोई भी किसी चीज़ को एक मुख्य समूह की बजाय अलग अलग समूहों द्वारा नियंत्रित करना। यानी कि एक ही चीज़ पर किसी प्राधिकारी पर जो है ये डिपेंडेंट न हो, बल्कि ये जो है अलग अलग समूहों द्वारा नियंत्रित की जाए, उसको बोलते हैं विकेंद्रित होना। तो विकेंद्रित शैक्षिक नियोजन में क्या होता है? प्रत्येक विद्यालय की योजना बनाते समय उसकी आवश्यकताएं, उसके छात्रों एवं शिक्षकों का विकास व उपलब्ध संसाधनों का जो है पूरा ध्यान रखा जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में विद्यालय स्तर की योजना है, उसी को क्या बोलते हैं? संस्थागत नियोजन। ठीक है, तो संस्थागत नियोजन समझ में आया। नियोजन का मतलब है पूर्व प्लानिंग करना। शिक्षा के क्षेत्र में पहले से प्लानिंग करना, विद्यालय स्तर की योजना बनाना, वो क्या कहलाती है? संस्थागत नियोजन। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई, नियोजन और संस्थागत नियोजन। नियोजन
मतलब कि योजना बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में विद्यालय स्तर की योजना बनाना संस्थागत नियोजन हो गया। ठीक है, संस्थागत नियोजन किसी संस्था द्वारा निर्मित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों का विवरण होता है। यह उन कार्यक्रमों व क्रियाकलापों का ब्यौरा है जो विद्यालय आगामी शैक्षणिक स्तर से क्रियान्वित करता है। कोई भी स्तर प्रारंभ होता है विद्यालय के अंदर, तो उस स्तर में क्या क्या करना है, कब बच्चों का एग्जाम लेना है, कब सिलेबस कवर कराना है, ये सभी कार्यकलाप, इनका ब्यौरा, इनका लिखित रूप क्या कहलाता है, संस्थागत नियोजन। ठीक है, भारत में सबसे पहले मुदालियर शिक्षा आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालयों के गुणात्मक विकास हेतु विद्यालय समन्वयन योजना का निर्माण करने की सिफारिश की थी। सबसे पहले सिफारिश किसने की, मुदालियर शिक्षा आयोग ने, ये याद रखना है मेन पॉइंट। ठीक है, इसमें प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध संसाधनों, मानवीय, भौतिक एवं शैक्षिक का परस्पर समन्वय करते हुए उनका पूर्ण नियोजित रूप से उपयोग करने की सलाह दी गई। ठीक है, क्या सलाह दी गई, प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध साधन, जो भी मानवीय, भौतिक और शैक्षिक संसाधन है, मतलब मानवीय संसाधन जैसे टीचर हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है, भौतिक संसाधन जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया और अन्य सामग्री हो गई। ठीक है, तो इन सभी का परस्पर समन्वय करते हुए उनका पूर्ण नियोजित रूप से उपयोग करने की जो है सलाह दी गई। अब देख लेते हैं संस्थागत नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब देखेंगे हम इसके अंदर जो विभिन्न विद्वान हुए हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी। सबसे पहले साधारण शब्दों की बात करें तो संस्थागत योजना वह योजना है जिसका निर्माण किसी विद्यालय या संस्था द्वारा अपनी समस्याओं के निराकरण, विकास के लिए किया जाता है ताकि विद्यालय संस्था के दैनिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहे एवं वह विद्यालय संस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होती रहे। ठीक है, यही संस्थागत योजना का मूल आधार है। देखिए, जब कोई शैक्षिक संस्था का या विद्यालय अपने उद्देश्य की पूर्ति, उन्नति और सफल संचालन के लिए योजना बनाती है तो वह योजना संस्थागत या विद्यालय योजना कहलाती है। प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा विद्यालय कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक जो है आपस में विचार विमर्श करके आगामी सत्र में किए जाने वाले कार्यों की क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। कौन कौन से कार्यों की योजना बनाएंगे, समय विभाग चक्र, टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण एवं पाठ्यक्रम का विभाजन करेंगे कि कब जो है कौन सा पाठ्यक्रम कवर कराना है, कितने दिन में कवर कराना है। शैक्षणिक स्तर में आगामी सत्र के प्रमुख लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे कि क्या हमारे लक्ष्य हैं। सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन की रूपरेखा तैयार करेंगे। सहशैक्षिक गतिविधियां, ठीक है, जो भी आपकी गतिविधि होनी है, जो भी कार्यक्रम होने हैं, उनकी जो है रूपरेखा तैयार करेंगे। विद्यालय के भौतिक विकास की भी योजना बनाएंगे। संस्थागत नियोजन प्रक्रिया शैक्षिक संदर्भ में एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक परिवर्तन समाज में नवीन जीवन मूल्यों को स्थान देते हैं और परिवर्तन लाने में अभिकर्ता की भांति योग देने वाली संस्था का रूप लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संस्थागत नियोजन जो है विद्यालय के कार्यक्रम की वह रूपरेखा है जो विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने और उसकी प्रगति के लिए उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, अतः संस्थागत नियोजन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जो विद्यालय के सुसंचालन हेतु संपन्न की जाती है। ठीक है, तो ये हमने जो भी पढ़ा इनका जो है एक ही निष्कर्ष निकलता है कि नियोजन तो वो है पूर्व में योजना बनाना। ठीक है, संस्थागत नियोजन किसी शैक्षिक संस्था या शैक्षिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित योजना बनाना संस्थागत नियोजन है। ठीक है, अब देखिए प्रोफेसर माथुर, अभी विभिन्न विद्वानों की डेफिनेशंस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर माथुर ने क्या कहा, संस्थागत नियोजन विद्यालय के कार्यक्रम की वह योजना है जो कि विद्यालय अपने उद्देश्यों तथा आदर्शों को अपनी परंपराओं के तहत प्राप्त करने के लिए तथा अपनी प्रगति के लिए उसे उन साधनों के आधार पर जो उसे प्राप्त है अथवा जो प्राप्त हो सकते हैं बनाता है। ये किसने कहा, प्रोफेसर माथुर ने। नेक्स्ट है प्रोफेसर MB बूच। इसके अनुसार क्या डेफिनेशन है, किसी शिक्षा संस्था द्वारा प्रगति और विकास का वह कार्यक्रम जिसे उसके द्वारा स्वयं अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं, प्राप्त संसाधनों अथवा संभावित प्राप्त संसाधनों के आधार पर अपने कार्यक्रम तथा क्रियाओं में सुधार लाने हेतु अपनाया जाता है, उसे संस्थागत योजना कहा जाता है। ये योजना जो है छोटी अवधि की भी हो सकती है और बड़ी अवधि की भी हो सकती है। ठीक है, ये किसने कहा, MB बूच ने। नेक्स्ट है विलियम F ग्लूक ने क्या डेफिनेशन दी, संस्थागत नियोजन प्रबंधनीय क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसमें प्रबंधनकर्ता उपक्रम के विषय को इस प्रकार देखता है कि उपलब्ध संसाधनों का उद्देश्य प्राप्ति में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जो भी संसाधन है हमारे पास उपलब्ध है उनका किस प्रकार से प्रयोग जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट है EW फ्रैंकलिन। इसके शब्दों में शिक्षा सुधार की यात्रा में स्कूल योजना एक मील का पत्थर है। किसी भी शिक्षा प्रयास में अध्यापक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, सभी जो शिक्षा प्रयास है वो अध्यापक के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहली बार अध्यापक समुदाय को शिक्षा सुधार का नियोजन एवं कार्य संचालन बनाया जा रहा है। किसके माध्यम से, संस्थागत नियोजन के माध्यम से। JB सीयर्स के शब्दों में नियोजन का सीधा अर्थ किसी कार्य को करने या किसी समस्या का समाधान करने की तैयारी से। तो ये सभी डेफिनेशंस हो गई जो विभिन्न विद्वानों ने दी है। तो संस्थागत नियोजन जो है विद्यालय योजना का मुख्य आधार विद्यालय का उन्नयन और विद्यालय का विकास करना है, यानी विद्यालय का चहुमुखी विकास करना ही उसका मूल उद्देश्य है।
ठीक है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यालय की प्रगति के लिए उपलब्ध तथा प्रत्याशित साधनों के आधार पर बनाई गई योजना संस्थागत नियोजन या विद्यालय योजना कहलाती है। अब देखिए, संस्थागत नियोजन विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने व उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों की समुचित उपयोग में सहायता प्रदान करता है। इसमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्र समाहित होते हैं: शैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र और भौतिक क्षेत्र। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। शैक्षिक क्षेत्र क्या है, सहशैक्षिक क्षेत्र क्या है, भौतिक क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, अभी तक तो केवल डेफिनेशंस थी, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। जो भी विद्वानों की डेफिनेशंस हैं वे हमें याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं संस्थागत नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, पहला उद्देश्य है उद्देश्य व लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण करना। ये संस्थागत नियोजन का उद्देश्य है। हमारे क्या उद्देश्य हैं, हमारे क्या लक्ष्य है, उनको पूर्व में निर्धारित कर लेना ही संस्थागत नियोजन का मूल उद्देश्य है। विद्यालय योजना में उद्देश्यों व लक्ष्यों को सुस्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित किया जाता है। इन लक्ष्यों व उद्देश्यों के निर्धारण से पूर्व विद्यालय की आवश्यकताओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षों का निर्धारण तथा इनकी पूर्ति के मार्ग में आने वाली समस्याओं व उनके नियंत्रण व समाधान की युक्ति पर गहन चिंतन करना होता है। दूसरा है साधन सुविधाओं के बारे में पूर्व चिंतन। हमारे पास कौन कौन से साधन, कौन कौन सी सुविधाएं जो है उपलब्ध है। ठीक है, विद्यालय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मानवीय, भौतिक और आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और इनकी उपलब्धता व भविष्य में प्राप्ति का पूर्वानुमान लगाया जाता है। योजना आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, ये भी उद्देश्य है। हमारी क्या आवश्यकता है उस पर हमारी योजना आधारित होनी चाहिए। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। कुछ आवश्यकताएं सामान्य भी हो सकती है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही योजना बनानी चाहिए। एक शहरी स्कूल की आवश्यकताएं ग्रामीण स्कूल की आवश्यकताओं से भिन्न होती है। एक बेसिक स्कूल की आवश्यकताएं सामान्य प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकताओं से भिन्न होती है। अतः योजना बनाते समय हमें इन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्टता, स्पेसिसिटी। ठीक है, प्रत्येक संस्था स्वयं में एक पृथक इकाई होती है और उस इकाई की अपनी विशिष्टता होती है। साथ ही उसकी अपनी विशिष्ट समस्याएं भी होती है। उसके विकास की अपनी एक गति होती है तथा उसके अपने उपलब्ध विशिष्ट संसाधन होते हैं। अतः संस्थागत नियोजन संस्था विशेष की योजना होती है। ठीक है, वह योजना सभी संस्थानों के लिए नहीं अपनाई जा सकती। तो सभी संस्थानों की अपनी एक विशिष्ट योजना होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सभी ने एक ही योजना अपनाई। ठीक है, अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत। हम किस प्रकार से जो हमारे पास संसाधन मौजूद है उनका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, यह है अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है मानवीय प्रयासों को बढ़ावा देना। संस्थागत नियोजन एक और मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के अधिकाधिक मात्रा में उपयोग करने पर भी बल देता है, तो दूसरी ओर मानवीय प्रयासों को बढ़ाने का भी कार्य करता है। वह अपनी कार्यकुशलता, अनुभव और सूझबूझ आदि को बढ़ाने पर बल देता है। यह है उद्देश्य। एक और उद्देश्य है सहकारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सभी स्तरों पर संबंधित व्यक्तियों तथा अभिकरणों की सहभागिता प्राप्त की जाती है। अतः संस्थागत नियोजन की प्रवृत्ति कैसी होती है? सहकारी प्रवृत्ति। समुदाय के सहयोग पर आधारित है। जो हमारा जो समुदाय है उस पर भी जो है ये आधारित होना, ये इसका उद्देश्य है। विद्यालय योजना में कई कार्य विशेषकर भौतिक क्षेत्र के कार्य जन सहयोग से पूर्ण करने अपेक्षित होते हैं। इससे इन दोनों संस्था और समुदाय में स्वस्थ संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक गठन। संस्थागत नियोजन में योजना निर्माण व क्रियान्वयन में सभी के सामूहिक विचार विमर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। इसके क्रियान्वयन में सभी व्यक्ति की सहभागिता पर बल दिया जाता है। इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक गठन। ठीक है, और क्या उद्देश्य है? योजना जो है समस्या केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, योजना लागू करने में मुख्य बात यह देखनी चाहिए कि इस योजना के लागू होने से विद्यालय की कौन सी समस्या का समाधान होगा, उससे विद्यालय की उपयोगिता किस सीमा तक बढ़ सकती है। ठीक है, योजना के द्वारा विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थी समुदाय एवं समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकता है। इन बातों का हमें याद रखना चाहिए। ये हमारे उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट है नियोजन विद्यालय की स्वानुभूत आवश्यकताओं पर निर्भर होता है। नियोजन स्थानीय आवश्यकताओं तथा समाज की परंपराओं के अनुरूप होता है। अच्छा नियोजन सदैव लचीला और समस्या निवारक तथा विकास केंद्रित होता है। लचीला का क्या मतलब है? लचीलापन का क्या मतलब है? विपरीत परिस्थितियों से उबरने या आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करने को क्या बोलते हैं? लचीला होना। ठीक है, तो संस्थागत नियोजन कैसा होता है? सदैव लचीला और समस्या निवारक तथा विकास केंद्रित होता है। नियोजन का सुधारात्मक एवं विकासकारी दृष्टिकोण होता है एवं अच्छे नियोजन में दूरदर्शिता होती है। ठीक है, अच्छी संस्थागत योजना विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा समाज को अभिप्रेरित करने वाली होती है। अच्छी योजना जो है व्यवस्थित और वैज्ञानिक होती है। संस्थागत योजना की सफल क्रियान्विति हेतु समुदाय का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। योजना अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की हो सकती है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। अल्पकालीन योजनाएं क्या है, दीर्घकालीन योजनाएं क्या है। अब देखते हैं विद्यालय में शैक्षिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, विद्यालय के अंदर शैक्षिक नियोजन के क्या मुख्य उद्देश्य हैं। विद्यालयों में संस्थागत नियोजन या विद्यालय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारी पाठशाला का चहुमुखी विकास करना, ये मूल उद्देश्य होता है। संस्थागत योजना का कार्यक्रम विद्यालय के विकास से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य सभी संस्थाओं का अनुकूलतम उपयोग विद्यालय के विकासात्मक एवं गुणात्मक कार्यों से करना होना चाहिए।
संस्थागत नियोजन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी संस्थागत नियोजन से? देखिए, संस्था का शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करना एवं उसका चहुमुखी विकास और प्रगति सुनिश्चित करना। ठीक है, विद्यालय का प्रयास मानवीय भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, और सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। शिक्षण की नवीन विधियों का उपयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाना। शैक्षिक उद्देश्यों को हासिल करना। शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी आयोजन करना। अध्यापकों की रचनात्मक योग्यता का विकास करने हेतु कार्य करना। शिक्षा योजना को वास्तविकता तथा दृढ़ता प्रदान करना। विद्यालय की शैक्षिक व अन्य समस्याओं का समाधान खोजना। उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना एवं उनके मध्य सृजनात्मकता समन्वय स्थापित करना एवं नवीन साधनों की खोज करना। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं को समुचित आधार प्रदान करना, ये सभी है। ठीक है, अब देखिए, भारत सरकार के शैक्षिक परामर्शकर्ता थे श्री जेपी नायक। उन्होंने संस्थागत नियोजन के निम्न लक्ष्यों को वर्णित किया है। तो जेपी नायक के अनुसार संस्थागत नियोजन के क्या लक्ष्य है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। संस्थागत समस्याओं की खोजबीन करना तथा वास्तविकता के धरातल पर उनका निराकरण करने हेतु व्यापक सुधार के लिए योजना बनाना। दूसरा है विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम जैसे शैक्षिक सहगामी भवन इत्यादि से संबंधित समस्याओं के सुनियोजित समाधान तलाश करना। संस्था विशेष की उन्नति के लिए सुनियोजित प्रयास करना। अध्यापक को स्वतंत्रता प्रदान करना एवं अच्छे अध्यापकों को प्रभावी बनाना। योजना के निर्माण व क्रियान्वयन में प्रत्येक अध्यापक को लगाना। इस बात पर बल देना कि स्थित साधनों के प्रयोग से क्या किया जा सकता है, जो हमारे पास से संसाधन उपलब्ध है उनका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इस बात पर बल देना। उपलब्ध मानवीय भौतिक संसाधनों को सृजनात्मकता के रूप में प्रदान करके विद्यालय का गुणात्मक विकास करना। देश में शैक्षिक नियोजन की समुचित दिशा प्रदान करना। शिक्षण को प्रभावी बनाना और शिक्षक की स्वतंत्रता तथा सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये सभी बातें किसने बताई? जेपी नायक, जो भारत सरकार के शैक्षिक परामर्शदाता है। ठीक है, अब देखते हैं संस्थागत नियोजन की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। शिक्षा आयोग ने विद्यालय योजना के महत्व को इंगित करते हुए क्या कहा है कि प्रत्येक शिक्षा संस्था अपने वर्तमान साधनों से ही, चाहे वे कितने भी सीमित क्यों न हो, अच्छी योजना बनाकर और अधिक परिश्रम करके अपने शिक्षा स्तर को सुधारने की दिशा में बहुत कुछ कर सकती है। ये किसने कहा? शिक्षा आयोग ने विद्यालय योजना के महत्व को इंगित करते हुए कहा कि हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है, चाहे वो कितने ही कम न हो, कितने ही सीमित न हो, उनसे भी अच्छी योजना बनाई जा सकती है और अधिक परिश्रम करके शिक्षा स्तर को सुधारा जा सकता है। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से है। किन कारणों से आवश्यकता है? विद्यालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के स्पष्टीकरण एवं उचित प्रशासन हेतु, संभाव्य एवं उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत जानकारी एवं उनके सर्वोत्तम उपयोग हेतु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन एवं समय की बचत हेतु, विद्यालय में प्रजातांत्रिक वातावरण को विकसित करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, संस्था के बहुमुखी विकास एवं उन्नति एवं विद्यालय को स्थिरता प्रदान करने हेतु, संस्था के कार्यों में सुधार हेतु, समय समय पर आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु, अपने कर्मचारियों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान हेतु। इसलिए इसकी आवश्यकता है शैक्षिक संस्थागत नियोजन की। ठीक है, अब देखते हैं संस्थागत और विद्यालय योजना या विद्यालय योजना निर्माण के सिद्धांत जो है वो क्या है। विद्यालय हेतु प्रभावी योजना बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए और उस योजना का क्रियान्वयन इससे अधिक सफल होता है। अतः विद्यालय नियोजन के समय निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत? पहला है आवश्यकता के अनुसार योजना का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय की अपनी आवश्यकताएं होती है, उनके अनुसार जो है योजना हमें बनानी चाहिए। संसाधनों की उपलब्धता का सिद्धांत, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उन संसाधनों से अच्छा हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। यह है संसाधनों की उपलब्धता का सिद्धांत। ठीक है, विद्यालय की योजना बनाते समय प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय के सभी विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग जो है हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिकता के निर्धारण का सिद्धांत। विद्यालय योजना के निर्माण हेतु विद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर जो है क्रमबद्ध करके हमें कार्य करना चाहिए, ताकि अधिक महत्व वाली आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जा सके। जिस चीज़ की हमें पहले आवश्यकता है उसको हमें पहले पूरा करना चाहिए। तो ये है प्राथमिकता का निर्धारण करने का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रभावी नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व कैसा होना चाहिए? हमेशा प्रभावी होना चाहिए। विद्यालय योजनाओं के निर्माण के पश्चात उनके प्रभावी व सफल करने हेतु उचित एवं योग्य नेतृत्व व पर्यवेक्षण की आवश्यकता हमें होती है। इस हेतु विद्यालय प्रधानाध्यापक को जिला शिक्षा अधिकारी से समय समय पर समुचित परामर्श और निर्देश जो है वो लेते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं विद्यालय योजना निर्माण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। विद्यालय की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों का निर्धारण करना, विद्यालय के लक्ष्यों का निर्धारण करना, आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधनों का निर्धारण करना, निर्धारित लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाना और योजना का क्रियान्वयन करना। यह है विद्यालय योजना निर्माण के विभिन्न चरण। ठीक है, साथ ही योजना एवं कार्यक्रम की प्रगति का नियंत्रित मूल्यांकन करना, प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर योजना में आवश्यक होने पर समुचित संशोधन करना और विद्यालय की प्रगति का समुचित विवरण रखना। तो इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। ठीक है, ये सभी पॉइंट है जो हमें विद्यालय योजना निर्माण के विभिन्न चरण के बारे में बताते हैं। अब है विद्यालय स्तर पर संस्थानिक आयोजन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित क्रियाएं हो सकती है।
ठीक है। विद्यालय स्तर पर सांस्थानिक आयोजन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित क्रियाएं हो सकती है। कौन कौन से क्षेत्र? स्कूल भवन तथा सामग्री। स्कूल भवन और सामग्री के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होंगी? देखिए, कक्षा भवनों का निर्माण करना, ठीक है, स्कूल भवन को का रख रखाव करना, उसकी सुरक्षा करना, ठीक है, इस प्रकार के जो है पुस्तकालय प्रयोगशाला का निर्माण करना, ये सभी आते हैं स्कूल भवन और सामग्री के अंदर। नेक्स्ट है शैक्षिक उन्नयन। शैक्षिक उन्नयन के अंदर क्या आएगा? कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी? शैक्षिक उन्नयन के अंदर देखिए, गृह कार्य की रीति में सुधार लाना, ठीक है, और शिक्षण और अधिगम से संबंधित आधुनिक विधियों को अपनाना, ठीक है, और आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली के अंदर सुधार करना, ये सभी जो है आपके आएंगे शैक्षिक उन्नयन के अंदर, शैक्षिक उन्नति। नेक्स्ट है विद्यार्थी सेवाएं। विद्यार्थी सेवाओं की अगर हम बात करें, इसके अंदर हम कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं? तो विद्यार्थी सेवाओं के अंदर हम जैसे कि बुक बैंक बना दिया, पुस्तक बैंक बना दिया, ज़रूरतमंद छात्रों की आर्थिक सहायता कर दी, ठीक है, समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर दी, बच्चों को जो है छात्रावास की सुविधाएं मुहैया करा दी, ये सभी आते हैं विद्यार्थी सेवाओं के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ये कौन कौन सी है? जैसे खेलों और व्यायाम को प्रोत्साहन देना, ठीक है, कोई भी स्कूल की बुकलेट है उसका प्रकाशन कर देना, ठीक है, हॉबी क्लासेज का आयोजन कर देना, स्कूल सभा कार्यक्रम, असेंबली में सुधार करना है, ये सभी आते हैं आपके पाठ्य सहगामी एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। लास्ट आपका बचता है सामान्य प्रशासन। इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं आ सकती हैं? इसके अंदर देखिए, छात्रों के प्रवेश को प्रोत्साहन देना, ठीक है, स्कूल अनुशासन तथा सामान्य वातावरण के अंदर सुधार करना, और स्कूल में कोई भी उत्सव बनाना, छात्रवृत्ति का सही विवरण देना, ये सभी आते हैं सामान्य प्रशासन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको मेन रूप से याद रख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा संसाधन नियोजन की प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश, ठीक है। संस्थागत नियोजन है ये, संसाधन नहीं, ठीक है, इसकी प्रक्रिया और दिशा निर्देश। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो है अच्छे तरीके से करना है। हमारे देश के अंदर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने विद्यालय स्तर पर संस्थागत नियोजन की सिफारिश की थी, जिसकी अनुपालना में योजना निर्माण का कार्य विद्यालय स्तर पर जो है प्रारंभ किया गया। राजस्थान के अंदर वर्ष 1972-73 से शिक्षा विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्थागत नियोजन हेतु वार्षिक विकास विद्यालय विकास योजना यानी एनुअल स्कूल डेवलपमेंट प्लान, इसका निर्माण का निर्देश जो है जारी किया, और वर्ष 1973-74 में प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। अतः इस खंड में हम विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय योजना के संदर्भ में विहित प्रक्रिया का जो है अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंदर है विद्यालय योजना की आवश्यकता। प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों के साथ साथ संस्था प्रधान समस्त शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक और सामुदायिक समुन्नयन, समुन्नति एवं योजनाबद्ध विकास के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है? संस्था प्रधान, ठीक है। अतः इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए विद्यालय में वार्षिक योजना का निर्माण करना जो है वो आवश्यक होता है। वार्षिक योजना हमें जो है बनानी होगी। विद्यालय योजना की अनिवार्य विशेषताएं कौन कौन सी है? विद्यालय योजना का निर्माण जो है संस्था की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के संदर्भ में सहयोगी अध्यापकों, कर्मचारियों, छात्रों, अभिभावकों से विचार विमर्श कर एवं वस्तु स्थिति का अध्ययन करने के उपरांत जो है बनानी चाहिए विद्यालय योजना, ठीक है। ऐसे समुन्नयन बिंदु जो दीर्घकालीन अवधि में संपूरित हो, उनकी दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए, ठीक है। समुन्नयन का क्या मतलब है? ऊपर की ओर ले जाने वाली क्रिया, लाभ प्राप्ति वाली क्रिया, उसको बोलते हैं समुन्नयन, ठीक है। तो ऐसे समुन्नयन बिंदु जो है जो दीर्घकालीन अवधि में संपूरित हो, उनकी दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए, और जो कम समय में पूर्ण हो उनकी जो है अल्पकालीन योजना जो है हमें बनानी चाहिए। योजना व्यवहारिक एवं उद्देश्य आधारित हो, जिससे संस्था के सभी पक्षों के विकास के मापन योग्य लक्ष्य जो है निर्धारित होने चाहिए। योजना में प्रत्येक पक्ष के विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उपलब्ध साधनों और क्रियान्विति के चरणों का स्पष्ट उल्लेख हमारे पास होना चाहिए। योजना के प्रभारी, सहयोगी शिक्षकों, कर्मचारियों के दायित्व भार का उल्लेख होना चाहिए। योजना में मूल्यांकन विधि एवं उसकी प्रक्रिया का स्पष्ट संकेत हो। योजना की उपलब्धियों का सामयिक और सत्रांत में मूल्यांकन हो, ताकि प्राप्त अनुभवों एवं उपलब्धियों के संदर्भ में अगले वर्ष की योजना निर्माण में सहायता मिल सके। योजना के प्रत्येक क्षेत्र जैसे शैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र जो है वो कवर किया जाना चाहिए, ठीक है। अभी आगे ये भी आने वाला है, शैक्षिक क्षेत्र क्या होता है, सहशैक्षिक क्षेत्र क्या होता है, भौतिक क्षेत्र, ये भी हम जो है डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लक्ष्यों एवं मानक न्यूनतम अपेक्षाओं का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, और योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य प्रभारी व्यक्ति समिति का चुनाव किया जाए। योजना व्यवहारिक और उपलब्धिपरक हो, साथ ही मूल्यांकन विधि एवं उसकी प्रक्रिया का स्पष्ट संकेत होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय योजना का निर्माण 2 समय अवधियों के आधार पर किया जाएगा। पहला है दीर्घकालिक विकास योजना, दूसरा है अल्पकालिक विकास योजना। दीर्घकालिक विकास योजना क्या होती है? यह योजना 3 वर्षीय होती है। इसकी अवधि को हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। 3 वर्ष या उससे ज़्यादा की योजना दीर्घकालीन के अंदर आएगी। और विद्यालय स्तर पर तैयार दीर्घकालीन विद्यालय विकास योजना को शाला सिद्धि पोर्टल जो है उस पर ऑनलाइन अपडेट किया जाता है। ये है दीर्घकालीन विकास योजना। नेक्स्ट है अल्पकालिक विकास योजना।
तो जो दीर्घकालीन में 3 वर्ष की दीर्घकालीन योजना थी, उसके स्थान पर क्या कर दिया कि 3 वर्षीय योजना की बजाय 3 वार्षिक योजनाएं बना दी। ठीक है, पहले क्या था, 3 वर्ष की एक योजना थी, उसकी जगह की 3 वर्षीय 3 वार्षिक योजनाएं बना दी। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, अल्पकालिक विकास योजना। इसके अंदर विभाजित कर देना, वो क्या कहलाता है, अल्पकालिक विकास योजना। अब है योजना के क्षेत्र एवं कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योजना के क्षेत्र और कार्यक्रम क्या है। किसी भी विद्यालय नियोजन के 4 प्रमुख पक्ष या प्रमुख क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से, शैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र। तो किस क्षेत्र के अंदर कौन से कार्यक्रम आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शैक्षिक क्षेत्र की बात करें तो शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हेतु बनाई गई योजना शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत विद्यालय में शैक्षिक क्रियाकलापों में संख्यात्मक और गुणात्मक सुधार पर ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में नियोजन के मुख्य विषय कौन कौन से हैं। ठीक है, अध्यापक, दैनंदिनी संधारण, विषय समिति, पाठ्यक्रम विभाजन, आदर्श पाठ का आयोजन और प्रभावी प्रशिक्षण, कक्षा कार्य में सुधार, गृह कार्य सुधार, वित्तीय पत्रिका, वर्तनी सुधार, सामान्य ज्ञान वृद्धि, श्रुति लेखन, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी उपयोग, ये सभी आते हैं आपके शैक्षिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सहशैक्षिक क्षेत्र, को करिकुलर एस्पेक्ट। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में सुधार हेतु बनाई गई योजना को क्या बोलेंगे, सहशैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली योजना। इसके अंदर कौन कौन से मुख्य विषय आएंगे, देखिए, प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन करना, पुस्तकालय और वाचनालय का प्रभावी उपयोग करना, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य और समाज सेवा, शिक्षण उपकरणों का निर्माण करना, एनएसएस, एनसीसी, स्काउटिंग, गाइडिंग, पर्वतारोहण इत्यादि। ठीक है, संपूर्ण साक्षरता, शारीरिक एवं योग शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बुक बैंक की व्यवस्था करना, खेलकूद की नियमित व्यवस्था करना, बाल सभा का आयोजन करना, अध्यापक अभिभावक संघ का आयोजन करना, शाला गणवेश में सुधार करना, मध्यमा भोजन की व्यवस्था करना, उत्सव व जयंतियों का प्रभावी आयोजन करना, स्कूल पत्रिका का प्रकाशन करना। तो ये सभी जो है आपके आएंगे शैक्षिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बच गया भौतिक क्षेत्र। इसके अंदर क्या क्या आएंगे, भौतिक क्षेत्र में विद्यालय भवन का विकास करना, मैदानों का सुधार करना, विद्यालय वाटिका आदि कार्यक्रम जो है सम्मिलित होते हैं। भौतिक क्षेत्र में योजना निर्माण के मुख्य विषय कौन कौन से हैं, विद्यालय भवन का निर्माण, 4 दीवारी का निर्माण, प्रशासन सुविधा, ठीक है, वृक्षारोपण, खेल मैदान का निर्माण करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, विद्यालय भवन की रंगाई पुताई और रख रखाव करना, फर्नीचर का निर्माण करना, विद्यालय साज सज्जा और स्कूल प्रांगण की सुंदरता, अंतर कक्षा स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, विद्यालय भवन में कक्षा कक्षों एवं स्थान का निर्माण करना। ठीक है, तो ये सभी आपके आएंगे भौतिक क्षेत्र के अंदर। अब लास्ट आपका एक और बच गया विशिष्ट क्षेत्र या विविध क्षेत्र। देखिए, राष्ट्रीय महत्व की कार्यक्रम भी जो है योजना में सम्मिलित किए जाएं। कौन कौन सी राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं, जैसे बाल विवाह रोकथाम के संबंध में प्रयास करना, बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास करना, अशिक्षा को दूर करने के लिए प्रयास करना, विविध सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा से संबंध में जागरूकता रैलियों का आयोजन करना, ये आते हैं आपके विशिष्ट क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं योजना निर्माण कैसे होगा। देखिए, संस्था प्रधान जो है सेवा के अनुसार उन्नयन बिंदुओं की सूची आवश्यक एवं प्राथमिकता के आधार पर तैयार करेंगे। ठीक है, यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न क्षेत्र के प्रत्येक समुन्नयन बिंदुओं को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, सभी क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हमने डिस्कस किए हैं तो इन प्रत्येक क्षेत्रों के समन्वयन बिंदुओं को हमें प्राथमिकता देनी होगी। संस्था प्रधान प्रत्येक समन्वयन बिंदु के कार्यक्रम प्रभारी समयावधि की स्थिति और कार्यपद का भी निश्चय करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे। नेक्स्ट है योजना के प्रमुख पद कौन कौन से हैं, प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, कार्य का नाम, प्रभारी तथा सहयोगी कौन कौन है, वर्तमान स्थिति क्या है, क्या आवश्यकता है हमें, उपलब्ध साधन कौन कौन से हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या अवधि रहेगी, क्रियान्विति के चरण क्या है, क्या प्रबोधन है और क्या उसका मूल्यांकन करना, ये सभी है योजना के मुख्य चरण। योजना का प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो विभागीय जो निर्देश है उसके अनुसार विद्यालय योजना को 3 खंडों के अंदर विभाजित किया जाना चाहिए। कौन कौन से खंड, प्रथम खंड के अंदर विद्यालय से संबंधित सामान्य परिचयात्मक सूचनाएं होती हैं। दूसरे खंड में गत सत्र की योजनाओं की उपलब्धियां होनी चाहिए कि क्या हमने किस स्तर के अंदर जो है पिछले स्तर में क्या हमें उपलब्ध किया है। ठीक है, तृतीय स्तर के अंदर वर्तमान स्तर में क्षेत्रवार तथा कार्यक्रम के अनुसार योजनाएं होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रथम खंड। खंड 1, यह खंड विद्यालय की सामान्य परिचयात्मक सूचनाओं से संबंधित होता है। इसमें विद्यालय का नाम, स्थिति, संक्षिप्त इतिहास, नामांकन सूचना, संस्थापन सूचना, भवन व खेल मैदानों की जानकारी, पुस्तकालय वाचनालय की स्थिति, परीक्षा परिणाम, विद्यालय के आर्थिक संसाधन आदि से संबंधित सूचनाओं का ब्यौरा हमें देना होता है। दूसरे खंड की बात करें, इस भाग में विद्यालय की गत सत्र की क्षेत्रवार व कार्यक्रम के अनुसार उपलब्धियों का लेखा जोखा जो है प्रस्तुत किया जाता है और इसके साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना उपलब्धियों से करके कमियों के लिए उत्तरदायी कारणों को भी इंगित किया जाता है। तीसरे खंड की बात करें तो विद्यालय योजना का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें वर्तमान स्तर की कार्यक्रमवार योजना, योजना के चरण, शीर्षक,
में प्रस्तुत चरणों के अनुसार प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो ये सभी हैं योजना निर्माण के चरण। नेक्स्ट है योजना का मूल्यांकन। तो विद्यालय योजना का अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित प्रारूप में भरकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। और मूल्यांकन से योजना की क्रियान्विति की दशा व दिशा का ज्ञान होने के साथ ही क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का भी पता चलता है। योजना बनाने के पश्चात इसके अनुरूप क्रियान्वयन के प्रयास सत्र पर्यंत किए जाने चाहिए तथा मूल्यांकन भी समय समय पर जो है किया जाना चाहिए। अब ये है विद्यालय योजना प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को 15 मई तक प्रेषित कर देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जो है अच्छे से देख लेना है। विद्यालय योजना प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को 15 मई तक प्रेषित कर देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 की धारा 22 के अंदर क्या प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा संस्थानों हेतु विद्यालय विकास योजना का निर्माण स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी द्वारा किया जाएगा। यह योजना एक बार में 3 वर्षों हेतु तैयार की जाएगी। ठीक है, किसके अंदर है ये? आरटीई एक्ट 2009 की धारा 22 के अंदर ये प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा संस्थानों हेतु विद्यालय के विकास की योजना का निर्माण कौन करेगा? एसएमसी करेगी, विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी। और ये योजना एक बार में 3 वर्षों हेतु तैयार की जाएगी। अब है विद्यालय योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। देखिए, विद्यालय का समस्त कार्य जो है प्रधानाध्यापक की देखरेख एवं निर्देशन के अंदर संपन्न होता है। अतः विद्यालय योजना के निर्माण और क्रियान्वयन के अंदर प्रधानाध्यापक की भूमिका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रधानाध्यापक ही समस्त विद्यालय क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होता है। योजना निर्माण के समय विद्यालय की आवश्यकताओं के निर्धारण में समस्त स्टाफ एवं अभिभावकों की समुचित राय प्रधानाध्यापक को लेनी चाहिए और उसकी पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में भी सहयोग लेना चाहिए। ठीक है। अब है आपका संस्थागत योजना के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। दीर्घकालीन योजना और अल्पकालीन योजना, ये 2 ही प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अल्पकालीन योजना की बात करें तो ये एक शैक्षणिक स्तर के लिए होती है। दीर्घकालीन योजना की बात करें तो ये 3 या अधिक शैक्षणिक सत्रों हेतु या वर्षों के लिए होती है। ठीक है, दीर्घकालीन का मतलब 3 या उससे ज़्यादा वर्षों के लिए, अल्पकालीन का मतलब है एक शैक्षणिक स्तर के लिए। ठीक है, अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्पकालीन संस्थागत योजना यानी शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होती है? अल्प समय या 1 वर्ष या इससे कम अवधि जैसे 1 माह, 3 माह, 6 माह आदि के लिए बनाए गए आयोजन को अल्पकालीन या लघुकालिक संस्थागत नियोजन जो है कहा जाता है। लघुकालिक शैक्षणिक संस्थागत आयोजन के लक्ष्य सीमित एवं अल्पकालीन होते हैं, सीमित होते हैं और थोड़े समय के लिए होते हैं। ठीक है, इस तरह का नियोजन समय के अनुसार जो है परिवर्तित होता रहता है। हमारे देश में अल्पकालीन संस्थागत आयोजन वार्षिक आयोजन 1 वर्ष के रूप में प्रचलित है, इससे कम भी हो सकता है। प्रत्येक शैक्षणिक संस्था या विभाग हर वर्ष अपनी वार्षिक योजना बनाता है और उसके वार्षिक बजट का ही एक भाग होता है। ठीक है, अब है दीर्घकालीन संस्थागत योजना यानी लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होती है? एक लंबी अवधि यानी 10-15 वर्ष या 2-3 वर्ष इसके पश्चात के लिए जो इतने वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती है वो दीर्घकालीन होती है। ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ये योजनाएं जो है बनाई जाती हैं। इनको जो है दीर्घकालीन के अंतर्गत रखा जाता है, जो 3 से 5 वर्ष के अंतर्गत आती है। ठीक है, दीर्घकालीन शैक्षणिक आयोजन में संस्था के दीर्घकालीन लक्ष्यों व उद्देश्यों को मद्देनजर रखकर नियोजन किया जाता है। इस आयोजन में सर्वप्रथम कार्य संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों लक्ष्यों को प्रस्तुत करने का होता है। ठीक है, शैक्षिक संस्थागत आयोजन में संस्था के दीर्घकालीन लक्ष्यों को राष्ट्रीय उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत किया जाता है। दीर्घकालीन नियोजन में संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण के बाद संस्था के पास उपलब्ध व संभाव्य संसाधनों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ये लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित योजना जो है वो बनाई जाती है। दीर्घकालीन संस्थागत नियोजन शिक्षा को एक अनवरत यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया मानकर ही किया जाता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानकर ही किया जाता है दीर्घकालीन संस्थागत नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन के माध्यम से ही क्षेत्र की शैक्षिक प्रगति के लक्ष्य जो है उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमारा जो है संस्थागत नियोजन ये पूरा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।